बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और शो का आगाज़ जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम करते हैं एक अच्छी बात से। और इसका मकसद क्या होता है? वैसे तो ये सदका जारिया है, कोई अच्छी चीज़ अगर आपको पता है तो आप किसी के साथ शेयर करें। हो सकता है कि इतने सारे लोगों में से कोई एक दो लोग भी उस पर अमल कर लें तो मेरे ख्याल से आपके लिए भी ये सवाब का बायस बनती है। तो आज की अच्छी बात क्या है आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात खाने के आदाब के मुतालिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तालीमात का ख़ुलासा खाने के आदाब के बारे में ये है। खाना खाने से कबल हाथों को अच्छी तरह धो लिया जाए, भले से पहले से बावजू ही क्यों ना हो। खाना बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया जाए। दाएं हाथ से खाना खाया जाए। अगर एक आदमी बाएं हाथ से काम करने का आदी है तो बायां हाथ भी इस्तेमाल कर सकता है। खाना अपने सामने से खाएं और खाने के लिए हाथ पूरी थाली में फिरता ना रहे। खाने के ऐब को बयान ना करें। खाना अगर पसंद नहीं है तो उसको छोड़ दें। मेज़बान को चाहिए कि वो अपने मेहमान को खाना बार बार खाने का कहे और इसके लिए तादाद 3 दफ़ा है। इसी तरीके से मेहमान को भी चाहिए कि वो अपने मेज़बान के इसरार पर खाना ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा खाना और ले ले। जो चीज़ पसंद ना हो उसके बारे में ऐब बयान करने की बजाय उसको खाना तर्क कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपने मेज़बान से पूछ लिया करते थे कि खाने में क्या चीज़ बनी है, और मेज़बान को भी पूछ लेना चाहिए अपने मेहमान से कि कौन सी अशिया खाने में ऐसी हैं जो उसके लिए बेहतर हैं और किन अशिया से डॉक्टर ने मना किया हुआ है। खाने के बाद हाथों को धो लिया जाए और जब खाना ख़त्म करें तो पूरी प्लेट को साफ़ कर लें और उसके बाद अल्लाह वादहु ला शरीक की हम्द बयान करें कि उसने हमें खाना खिलाया, उसने हमें पीने को दिया और ये नेमतें उसकी तरफ से हमें मुहैया की गई। बिलाशुबा तमाम नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से हैं और अल्लाह ताला का ही हमें हर दम शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो ये आज की अच्छी बात थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और शहर लाहौर की अगर हम बात करें तो आज भी आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पर कहा जा रहा है जी आलूदा तरीन शहर। तो आपने अपने आप को महफूज किस तरह से रखना है, आज हम एक स्पेशल शो करेंगे। आगे चल के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से स्मॉग के असरात से अपने आप को बेहतर रख सकते हैं, बचा सकते हैं। जहाँ पर हम बात करेंगे स्मॉग की, वहीं पर फॉग की वजह से आप सभी लोगों को पता है कि एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर होता है। एयरपोर्ट को भी बंद किया गया और इसके साथ साथ मोटरवे पर जो लोग सफ़र करते हैं उनको भी हम अपडेट करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने ज़रूरी काम निपटाने के लिए जाना होता है, तो मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था जिसे अब खोल दिया गया है। फ़ाहद भट्टी वहाँ पर मौजूद हैं, फ़ाहद से अपडेट लेते हैं। जी फ़ाहद, बताइएगा अपडेट्स क्या हैं मोटरवे से? जी बिल्कुल अना, मोटरवे पर धुंध जो है वो कम होने के बायस हद्दे निगाह बेहतर होने के बायस जो है वो मोटरवे को M2 को खोल दिया गया है ट्रैफिक के लिए। तकरीबन 4 घंटे बाद M2 मोटरवे को खोला गया है ट्रैफिक के लिए। धुंध ज़्यादा होने की वजह से M2 मोटरवे को लाहौर से शेखुपुरा तक सुबह तकरीबन 5:45 बजे बंद किया गया था और अब जो है वो हद निगाह बेहतर होने पर सूरज निकलने के बाद जो है वो धुंध कम हुई है और 4 घंटे बाद जो है वो 9:45 बजे के करीब जो है वो मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोला गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी बाबू साबू इंटरचेंज पर। मैं इस वक्त मोटरवे पर ही मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो ट्रैफिक अब शुरू हो चुकी है मोटरवे पर जाने के लिए। और शहरियों से साथ ही साथ ये हिदायत भी की गई हैं कि अगर धुंध ज़्यादा हो या मोटरवे के ऐसे खुले इलाके जहाँ पर अचानक से जो है वो धुंध आती है तो वहाँ पर एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए सफ़र किया जाए, जिसमें फोग लाइट्स का इस्तेमाल जो है उसे यकीनी बनाया जाए और उसके अलावा जो गाड़ियों की रफ्तार है वो कम रखी जाए। और जो लोग GT रोड पर सफ़र करते हैं मोटरवे बंद होने के बायस तो GT रोड पर भी जो है वो खुले इलाके ऐसे जहाँ पर धुंध ज़्यादा होती है और वहाँ पर भी एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए सफ़र किया जाए। जी ठीक है फ़ाहद, आपका बहुत शुक्रिया। वो लोग जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि कब मोटरवे को खोला जाएगा ट्रैफिक के लिए और कब वो अपना सफ़र इख्तियार करेंगे, उनको हमने अपडेट कर दिया है। अब आप मोटरवे पर सफ़र कर सकते हैं। बावजूद इसके एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि
जब एकदम से मोटरवे को खोला जाता है तो क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग जो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मोटरवे कब खुले तो वो अपना सफ़र जो है वो शुरू करें। तो एहतियात से ड्राइविंग कीजिए, आपके साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी जो है वो महफूज हो जाएगी। तो फ़हद हमें अपडेट कर रहे थे और अब हम बढ़ते हैं आज की हमारी टॉप स्टोरीज क्या हैं। सबसे पहली खबर है हमारे पास, मेगा मंसूबों के लिए इजाफी 14 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। नाबीना अफराद कल सड़कों पर रहे, प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया गया, पुलिस के साथ धक्कम हुई। चिल्ड्रन अस्पताल अजियतगाह बन गया, ऑपरेशन के लिए 4-4 साल की तारीखें मिली। और वजीर आजम ने पंजाब में सेहत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। सो नाज़रीन, ये हैं आज की टॉप स्टोरीज। इन खबरों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राउत दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राउत साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है और अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करते रहना चाहिए। आज के हमने बयान में भी आपको यही मैसेज दिया है। पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर है जी हमारे पास मेगा मंसूबों के हवाले से इजाफी 14 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं और साथ ही साथ गुलाब देवी अंडरपास का इफ्तिताह भी होगा। तो हम इसकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले मेगा मंसूबों की बात कर लेते हैं। जी राव साहब। देखिए ना, अक्सर जब 2 साल हुए थे इस गवर्नमेंट को तो उस वक्त आपको वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से ये कहने को मिलता था कि अभी सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो सीखने का अमल था वो अब मुझे लगता है कि वो मुकम्मल हो गया, क्योंकि अब जो प्रोग्रेस है ना सिर्फ वो तेज़ हो रही है, बल्कि फंड्स के हवाले से जो फैसला साजी में ताख़ीर होती थी अब उसमें भी बड़ा ब्रेक थ्रू है ये। और लाहौर के ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें 3 इस वक्त जिनको ये मेगा प्रोजेक्ट कह रहे हैं, अगर मान भी लिया जाए ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके लिए जो फंड्स हैं उनकी जो फरावानी है उसको भी यकीनी बनाया गया। और इसके साथ साथ अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका टाइम फ्रेम के अंदर ये प्रोजेक्ट जो हैं वो पाया तकमील को पहुँचेंगे। अब चूँकि एक इनमें से जो गुलाब देवी अंडरपास है, जो सबसे बड़ा इस वक्त जो कॉरिडोर है आपका फिरोजपुर रोड, उस पर है और ट्रैफिक की रवानी दिन भर जो वो ख़राब रहती है, और जिसकी वजह से अब कल चूंकि इसका इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं तो यही समरात है, यही वो फैसला साजी है जो इनको 2000 जाएगा। राव साहब देखिए, कहा तो 15 दिसंबर की डेट तो इन्होंने दी थी और इसके लिए मोनूमेंट्स भी तैयार है। अब कहा यह जा रहा है कि इसकी कम से कम जो ट्रैफिक की रवानी है उसको खोल दिया जाएगा, जो फिनिशिंग का काम है वो साथ साथ होता रहेगा। तो इसमें कोई बात नहीं है, बल्कि इसको पॉजिटिव देखना चाहिए। ये अच्छा, वो अभी वैसे मैं गुजर के आई हूँ, हालात तो ऐसे नहीं है कि उसको कल उसका इफ्तिताह किया जाए। मुझे तो ऐसा कोई वहां पर ऐसे नहीं, आप इफ्तिताह उसको समझ रही है कि 100% इसका काम जो कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल रोड फिलहाल लोगों को अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ्तिताह होगा, लोग तो ये समझेंगे कि जी कल हम वहां पर तो मेन आपने जो मेन कॉरिडोर है उसकी ट्रैफिक को थ्रू करना है, और वही अगर ये कर लेते हैं तो बड़ी बात है। वैसे इसकी जो डेट है वो तो 1 माह बाद की है, 1 माह पहले इसका कम से कम जो ट्रैफिक है उसको थ्रू किया जा रहा है। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, क्योंकि आपका काम ही कीड़े निकालने हर चीज में से। नहीं, मैं तो अभी और अगर कोई काम कर ही लिया है इन्होंने, मैं अभी वहां से 3.5 सालों में अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है तो उसको कम से कम अप्रिशिएट तो करें। कम से कम चले मैं दुआ आटा दाल चीनी घी से बाहर निकलें, और ये जो डेवलपमेंट के काम जो शहर की ज़रूरत है ये अगर जल्द पाया तकमील को पहुंच रहे हैं। इनकी फिनिशिंग का काम जो वहाँ पर हॉर्टिकल्चर का काम होना है वो तो साथ साथ होता रहेगा, लेकिन ट्रैफिक जो थ्रू 3 लेन या 2 लेन जो ट्रैफिक थ्रू होगी उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसके साथ साथ अब यही जो फंडिंग है, तौर पर इसको ट्रैफिक के लिए कब खोला जाएगा? क्या इसकी भी कोई डेट रखी गई है, डेडलाइन बताई गई? इसको 1 माह पहले खोलने का यही मकसद है कि कम से कम ट्रैफिक गुजरे और बाकी जो काम है उसका फिनिशिंग का वो होता रहे, वो साथ साथ चलता भी रहेगा। पॉजिटिव बात यह है कि पैसे इसके लिए रिलीज कर दिए गए हैं, जिसमें रुकावट आती थी फैसला साजी में। इस गवर्नमेंट का कोई सानी नहीं था कि ये फैसला नहीं करते थे। अब ये जो 14 अरब रुपए अब जारी किए गए हैं, इनमें से होगा क्या कि शाहकाम फ्लाईओवर, आपका जो दाता गंज बख्श फ्लाईओवर है शेरावाला गेट पर के मुकाम पर,
उससे उसकी फंडिंग होगी। जबकि सबसे बड़ा जो निगलेक्टेड एरिया का सगियां से मोटरवे तक का जड़ावाला रोड का एरिया है, या फूल मंडी से अगर बात करें तो ये बेगम चौक तक का जो एरिया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि यहाँ पर जो एक मेगा प्रोजेक्ट आता। अब प्रोजेक्ट भी आ गया, मंजूर भी हो गया, उसके लिए 2 अरब रुपए इसी खबर में बताया जा रहा है कि रखे भी गए हैं। तो ये वो फैसले हैं जो आज से ठीक 3 साल पहले हो जाने चाहिए थे। बस कुछ 3.5 साल तखीर है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब ये है कि इनको अपने टाइम फ्रेम में ज़रूर मुकम्मल करें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। और इसी जो एक तो शाह काम के हवाले से तो जो हाई कोर्ट का फैसला है लैंड एक्विजिशन का, उस पर बड़ा वाज़ेह ये डायरेक्शन आ चुकी है कि मार्केट रेट के मुताबिक जो मुतासिन हैं उनको मुआवजा दिया जाए। तो इस पर भी वर्किंग जो है वो चल रही है। अल्लाह करे कि वो भी सेटल हो और जल्द अज जल्द शाह काम फ्लाई ओवर भी खुले। फिर इसी तरह से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर इसके बाद है फिरोजपुर रोड गुलाब देवी अंडरपास के अलावा, तो वो हज़रत दाता गंज बख्श फ्लाई ओवर जो है वो भी उसके लिए भी तकरीबन 15 फरवरी या 20 फरवरी के दरमियान उसको भी खोलने की तैयारी की जा रही है, ताकि ट्रैफिक के लिए थ्रू कर देंगे। और फिर वहीं पर भी जो फिनिशिंग का काम, हालांकि उसका अच्छा जी, आप जो गुलाब देवी अंडरपास की बात की जा रही है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र किया। अच्छा दुर्रे नायाब, ये बताइएगा, इफ्तिताह कहा जा रहा है कल गुलाब देवी अंडरपास का हो जाएगा। अभी तो जिस तरह जो हालात वहां से मैं गुजर के आई हूँ, देखिए इफ्तिताह वाली कोई सूरत हाल नजर बज़ाहिर नहीं आ रही है। ये इफ्तिताह कल हो जाएगा? सेकेंडली ये भी बताइएगा, इफ्तिताह हो जाएगा तो शहरियों की सहूलत के लिए क्या इस अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, लोग यहाँ से आराम से गुजर सकेंगे? जी बिल्कुल, ये जो प्लान किया गया था हुकूमत पंजाब को एलडी की जानिब से 15 दिसंबर की तारीख दी गई थी कि 15 दिसंबर को अंडरपास जो है वो ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। अब जितना काम कल हो गया था, मैंने वहाँ से राह रास्त इसको कवर भी किया, दिखाया भी, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक और जराए जो हमारे कह रहे हैं कि ये 20 तारीख तक खोलना मुमकिन होगा। 20 दिसंबर को ये खोल देंगे। उससे पहले ऐवान वज़ीर आला को लिख दिया गया है कि वक्त दें वज़ीर आला, और संग बुनियाद जो रखा था उसके बाद इससे जो ओपनिंग तख्तियां हैं उसके लिए भी मोनूमेंट तैयार किया जा रहा है। 3 से 4 दिन का काम है, अगर दिन रात किया जाए तो 20 तारीख से कल खुल सकता है। दूसरी बात है कि अंडरपास को पहले खोलने का मकसद ये है कि सारी ट्रैफिक को अंडरपास से गुजारा जाए। उसके बाद जो इसकी अप्रोचेज रोड हैं, शोल्डर रोड हैं, साइड रोड हैं, उनको काम उन पे किया जा सके, और उसके बाद इसके सेकंड फेज में जो लाहौर ब्रिज की एक्सपेंशन है वो हो सके। ये 4 से 5 दिन का डिले पड़ सकता है, और उम्मीद है कि ये 20 तक यहाँ से लाहौर शहर की ट्रैफिक गुजर रही होगी, और फिर इससे वाजिया रिलीफ नजर आएगा। फिरोजपुर रोड पे जो इस पर ट्रैफिक का हाल है उस पर 70 से 80% आपको रिलीफ जो है वो नजर आएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा दुर्रे नायाब बताइएगा, आप कह रहे हैं 20 तारीख तक जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक जो है में नजर आएगी, क्या कुछ मुश्किलात भी जुड़ी हैं जो कि अगर बीच में हायल हो गई तो ये डिले भी हो सकता है? बज़ाहिर देखा जाए तो उसमें डिले होने वाली बात रह नहीं गई। ठीक है, जितना सीवरेज का काम था वो हो चुका है, अर्थवर्क जो होना था वो भी हो चुका है, कारपेट जो है वो आधे अंडरपास की जा चुकी है, कारपेटिंग बाकी अंडरपास की आज तक की जाएगी। जितना इसकी दीवारें थी उनकी फिनिशिंग मुकम्मल की जा चुकी है, उस पर सिंगल कोट पेंट भी किया जा चुका है। मोनूमेंट बिल्कुल रेडी है, उस पर टाइल आज लगाई जा रही है, उसके बाद उस पर तख्ती लगाने की तैयारी की जाएगी। देखा जाए तो 3 से 4 दिन के अंदर ये ट्रैफिक गुजार सकते हैं। और वज़ीर आला यानी दुर्रे नायाब हम ये कह सकते हैं कि कोई मंसूबा ऐसा है जो कि हमें टाइम पे मुकम्मल होता नजर आ रहा है, तो ये क्रेडिट जा रहा है मेरे ख्याल से। ये बिल्कुल जो इसका एक्चुअल टाइम है फेज 1 और फेज 2 का, वो तो है 28 फरवरी। ठीक है, लेकिन ये उससे कबल मुकम्मल करके फेज 1 को फेज 2 पे काम तेज करेंगे और शहरियों को रिलीफ देंगे। इसके अलावा हल नहीं है, ये अंडरपास खोलना हद सूरत इनके लिए जरूरी है। उसके बाद आपके पास ना अप्रोच रोड है, ना डाइवर्जन प्लान है। फिरोजपुर रोड चलेगी अंडरपास के जरिए तो बाकी काम मुमकिन हो सके। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे जो वो लोग जो कि अजियत का शिकार रहे, परेशान रहे, खास तौर पे राव साहब प्रॉब्लम उन लोगों के जिन्होंने मरीज अपने लेकर जाने होते हैं अस्पतालों में। गुलाब देवी हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल यहाँ पे आपका गुलाब देवी हॉस्पिटल इधर है, और फिर एक और 1000 बिस्तरों का हॉस्पिटल प्लान किया जा रहा है। तो इसकी मुस्तकबिल में भी इसकी अभी भी अहमियत है, और मुस्तकबिल करीब में भी इसकी अहमियत मजीद बढ़ेगी, क्योंकि आपका ये मरकजी कॉरिडोर है। और फिर ये चलिए जी, फाइनली मुकम्मल तो होने जा रहे हैं। राव साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से शो में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने बात की थी गुलाब देवी अंडरपास की और इसी के करीब जी क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल है तो उसका जिक्र भी कर लेते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चों के इलाज की वाहिद जो है वो एक इलाजगाह है जहां पर बच्चों का खुसूसी इलाज किया जाता है। शहर लाहौर में अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि बच्चों के इलाज के लिए इस इलाजगाह को बनाया गया, लेकिन अब यहाँ पर इशू क्या है जी? इशू ये है कि रश इस कदर ज़्यादा होता है और क्योंकि कैपेसिटी यहाँ पर इतनी नहीं है और बेड्स में इजाफा नहीं किया जा रहा, टाइम जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं दूसरे शहरों से, दूर दराज से लोग आते हैं और ख़ास तौर पर जब कोई अपने बीमार बच्चों के साथ आता है 3-3, 4-4 साल के लिए ऑपरेशन का टाइम दिया जाता है, तो इससे बड़ी अजियत क्या होगी कि लोग अपने बीमार बच्चों को लेकर वापस अपने शहरों को लौट जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। राव साहब, विजिट किया आपने, क्या हालात देखे? देखिए, विजिट मैं तो पहले भी कर चुका हूँ, पहले भी ये रिपोर्ट कर चुके हुए हैं यहाँ से क्या सूरत हाल है। गुज़िश्ता रोज़ चूँकि हमारे रिपोर्टर अजमत अवान ने यहाँ से रिपोर्ट किया और जो हालात थे उनकी मंजर कशी अपने कैमरा के ज़रिए करने की कोशिश की है और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ये है कि हुक्काम बाला तक, ख़ास तौर पर महकमा सेहत तक ये पहुंचाया जाए कि वहाँ पर हालात हैं क्या। अच्छा, अब सूरत हाल ये ऐसी बनती क्यों है? इसलिए बनती है कि मुसलसल निगलेक्टेड है ये सारा जो एरिया है हेल्थ का, बर्डन पे बर्डन बढ़ता जा रहा है, उसमें बेहतरी कुछ नहीं की जा रही है। इसमें अगर आप तकरीरें सुन लें, दावे सुन लें, सरकारी इश्तहार सुन लें या अखबारात में सरकारी इश्तहार को देख लें तो आपको लगेगा कि किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी शायद इतने सेहत से मुतल्लिक जो इक़दाम हैं वो नहीं हैं जितने पंजाब में हैं। और यही वजह है कि गलत फहमी का शिकार हैं, हकाइक से गाफिल हैं। जो इस वक्त की हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन है, ख्वाह महकमा प्राइमरी हेल्थ हो या जो स्पेशलाइज हेल्थ केयर है, उनको अदराक नहीं है मसाइल का। उनको अदराक इसलिए नहीं है कि उनका शायद ये मसला नहीं है, उनके अगर बच्चों को कोई मसला हो तो उनके लिए बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो मौजूद हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स में उनके लिए बेहतरीन इलाज मुआवजे की प्रोटोकॉल के साथ उनके पास सब कुछ है। अब वज़ीर आला पंजाब अपने दफ्तर से निकल के अपने दफ्तर से निकल के करीबी दफ्तर में तो जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं जाते? अगर हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो इनको अदराक होगा। सूबाई वज़ीर सेहत साहिबा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अब देखिए ख्याल ये था कि एक प्रोफेशनल, पहली मरतबा ऐसा हो रहा है गालिबन के एक प्रोफेशनल के पास ये वजारत आई है, लेकिन हमने देखा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी तकारीर से, दावों से, वादों से आगे नहीं बढ़ सकी। अच्छा जी, अजमत की खबर को हम डिटेल में जरा शेयर कर दें। यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड पर्ची सिस्टम भी जो है वो बंद हो चुका है। इमरजेंसी और ओपीडी में वालिदैन बच्चों को गोद में उठाए कतारों में लगे। इससे अजियतनाक मंजर कौन सा हो सकता है? आपके सामने लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं, हाथों में बच्चों को उठाया है और इंतजार करें कि कब उनकी बारी है। मसला ये है कि दूर अफ्तादा इलाकों से लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद अब देखिए अगर सिस्टम ही बैठा हुआ है, पर्ची किसी के पास नहीं है, तो डॉक्टर्स कैसे चेक करेंगे? आगे का ऐसे प्रोसेस होगा, आपको पर्ची नहीं मिलेगी इसका। और डॉक्टर के पास अगर आप पहुँच गए घंटा इंतजार करने के बाद या 2 घंटा इंतजार करने के बाद, तो डॉक्टर कहेगा पर्ची किधर है आपकी? बिल्कुल। अब ये तो और मैनुअल पर्ची कम से कम दे दें वहाँ पे लोगों को। और फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हवाले से आपने फौरी तौर पे ये तो सोच लिया कि हम इसके पैरेलल 1000 बिस्तरों का अस्पताल बनाएंगे, जो कि 2 साल से अनाउंस्ड है और आज तक वो बन नहीं पाया है, खाली अरफा करीम टावर के साथ। अब उसमें आज लैंड को जो कर रहे हैं उसके नाम पर कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, PC1 चला गया है, आ रहा है, जा रहा है। 20 आपको खबरें मिल जाएंगी कि 1000 बिस्तरों का, बल्कि शहर में पूरे बैनर्स भी लगवाए गए, फ्लेक्सिस भी लगवाए गए कि 1000 बिस्तरों का। अब वो कहाँ है? उस पर अभी तक ग्राउंड ब्रेकिंग का काम जो है वो नहीं हो सका। अब इस सारी सूरत हाल ये सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल की कहानी नहीं है जो आपके सामने है। आप सर्विसेज में जाएं, आपको लिफ्ट्स खराब मिलेंगी। आप मेयो हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको अद्वियात नहीं मिलेंगी। PIC में दिल के मरीजों के लिए अद्वियात नहीं मिलेंगी आपको। तो ये रोज़ाना की है। आप जाहिर चौधरी साहब को देखते नहीं, कहीं पर मशीन ख़राब हो रही है, कोई एक्सरे मशीन ख़राब है या MRI मशीन ख़राब है, और सूरत हाल जूं की तूं है। और अब मुझे लगता है कि शायद
ख़बरों से भी इस गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गलतफहमी का शिकार है। फ़र्क पड़ेगा जब आप आवाम में जाएंगे, आवाम में जाएंगे तो फिर आपको फ़र्क पड़ेगा। आप जो इंश्योरेंस कार्ड की जो ट्रक की बत्ती है उसके पीछे आप कौम को लगा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप ये कर भी जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे काम हैं आपके सेटेड वो भी आपको करने हैं और वहाँ पर खुली कचहरियाँ लगाएं। बैठे हैं मिनिस्टर्स और जो एडवाइजर्स हैं वो बैठे। हसन खावर साहब जाए हैं उधर किसी हॉस्पिटल में जाकर मैं ये तो कह रही हूँ कि कम से कम कोई जाके वहाँ का विजिट कर दौरा ले। करें, और कम से कम जो लाहौर के मिनिस्टर्स हैं इनको रोजाना किसी ना किसी हॉस्पिटल में इनकी खुली कचहरी करवाएं। क्या सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिम्मेदारी तो नहीं है कि वो हर हॉस्पिटल में जाएं? जो लाहौर शहर के मिनिस्टर्स हैं कम से कम वो तो जा सकते हैं ना, वो जाएं अपने एरिया के करीबी एरिया के हॉस्पिटल में खुली कचहरी करें और फिर इनको अदराक होगा। किस तरह सब अच्छा बताएंगे, अभी तो वो ना विजिट करके सब अच्छा बताते रहते हैं। खैर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हालात हमने आपके साथ शेयर किए हैं, शहर के दीगर हॉस्पिटल्स में भी यही सूरत हाल है और टाइम टू टाइम एक सेकंड बस कमेंट देखिए, अगर कोई बच्चा कोई माँ लेके गई है, वो आती है दूर अफ्तादा इलाके से और उसको कहा जाता है कि 4 साल बाद ऑपरेशन होगा। हाँ। ये गवर्नेंस है, बिल्कुल। ये इस पर मैनेजमेंट अगर किसी के पास जवाब है तो प्लीज इसका जवाब जरूर दीजिए। इसके जो एमएस और इसकी जो मैनेजमेंट है उसको फौरी तौर पर यकीन करेंगे। इस तरह की हरकत के बाद उनको सैक करना चाहिए और नई मैनेजमेंट सारी लानी चाहिए। बिल्कुल, आप एमटीआई एक्ट के पीछे। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, आपके साथ खबर जो अब हम शेयर करने वाले हैं, जैसा कि आपने मनाजिर भी देखे, क्राइम रिपोर्टिंग में असद शाही मरहूम का बड़ा नाम है। फवाद चौधरी साहब की जानिब से ऐसा कहा गया है। लाहौर प्रेस क्लब में तकरीब रूनुमाई का इनेकाद किया गया और आपको ये बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने किन ख्यालात का इजहार किया, पहले आपके साथ वो शेयर करेंगे। बिल्कुल, मेरा भाइयों वाला ताल्लुक था। बदकिस्मती से बड़ी जवान उम्र में उनकी डेथ हुई और बड़ा मेहनती आदमी थे। और अगर क्राइम रिपोर्टिंग में किसी बंदे को इस तरह से मैं देखा है तो वह असद शाही को देखा। और असद शाही बिलाशुबा क्राइम रिपोर्टिंग में एक बहुत बड़ा नाम असद शाही मरहूम का था और सिटी 42 को ये एजाज़ हासिल है कि हमारे यहाँ जितनी भी टीम इस वक्त रिपोर्टिंग में काम कर रही है, ये तमाम की तमाम टीम जो है असद शाही साहब ने इन्हें रखा और उनकी जो है वो सिखाए हुए तमाम तर जो रास्ते हैं उन पर अमल करते हुए आज हमारी टीम जो है ज़बरदस्त तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। राव साहब से मैं जानना चाहूँगी क्या कहना चाहिए? मुझे याद आ गया, मेरी जो रिक्रूटमेंट हुई थी सिटी न्यूज़ नेटवर्क में तो साहिद साहब के हाथ से हुई थी और साहिद साहब का फील्ड में मुलाकात होती थी और उनसे बहुत ज़्यादा पुरानी उस वक्त नहीं थी, तो बाद में तो जाहिर है उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक इंतहाई शफीक दोस्त की तरह वो हैंडल करते थे, उस्ताद भी थे। और फिर अगर कोई एंगलिंग हमने करनी है, हालांकि वो खुद तो क्राइम रिपोर्टिंग की स्पेशलिटी थी, लेकिन मुझे याद है कि अगर कोई स्टोरी उनके साथ डिस्कस करनी तो वो डिफरेंट एक एंगल आता था। ये उनकी ये वैसे अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और उनका जो सहाफ़ती सफ़र था वो तो 90 से शुरू होता है और फिर अखबारात और फिर जहाँ भी वो काम किया, जंग एक्सप्रेस और मुख्तलिफ इदारों में काम भी किया। फिर इस इदारे को तक़वियत देने में उनका जो किरदार है उसको आप जुटला नहीं सकते सिटी न्यूज़ नेटवर्क को, और यही वजह है कि आज दुनिया भी मोतरफ है उनके काम की। सीनियर जर्नलिस्ट अहमद फराज ने किताब लिखी और ये ख्याल था कि शायद जाहिर है जब भी कोई किताब लिखता है तो अपने माँ बाप के नाम पे करता है या अपने किसी प्यारे के नाम पे करता है, तो ये अहमद फराज को भी बहुत ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने याद रखा, जिनसे उन्होंने सीखा, उनको और ये बहुत बड़ी बात होती है। हमें अली शाही साहब ने ज्वाइन किया है जो कि असद शाही साहब के छोटे भाई हैं, तो उनसे जान लेते हैं। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा मौका होता है कि इस तरह से खिदमात को जो है उनकी तारीफ हर जगह पर की जाए। अस्सलाम वालेकुम अली शाही साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसा महसूस होता है? असद शाही साहब बिलाशुबा हम तो मोतरफ हैं ही, हम लोगों ने उनके साथ काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। अब जहाँ कहीं पर भी असद शाही साहब का जिक्र होता है सभी लोग उनको उस्ताद की हैसियत से मानते हैं, कैसा महसूस होता है? हाँ जी, है ना, बिल्कुल। शाही साहब ने 1992 में शुरू की जर्नलिज्म, तो जब पहला साल था उनका वो सेक्रेटेरिएट की बीट की और जब वो जंग में आए तो उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग स्टार्ट की थी 1996 में तकरीबन। सही। तो फिर वो जियो में आए, तब भी क्राइम रिपोर्टर रहे, एक्सप्रेस के एडिटर क्राइम रहे।
तो सिटी 42 ने साई साहब को जिस तरह शनाख्त दी और साई साहब की डेथ के बाद जिस तरह पूरी दुनिया में उनके क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से या उनकी जितनी वर्किंग थी उस पर जिस तरह सिटी 42 ने हाईलाइट किया, ये लोगों के लिए काबिल इस्ताइश बात होती है कि कोई अदारा इस तरह अपने वर्कर को ऑन करता है। तो अगर किताब के हवाले से बात करूं तो जब अहमद फराज की जानब से ये किताब लिखी जा रही थी तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार अली, मैं ये किताब जो है अपने भाई, अपने उस्ताद असर साई साहब के नाम करना चाह रहा हूँ। तो इस पे फिर उन्होंने मुझे ये बुक भी दी और इसमें उन्होंने जिस तरह वर्किंग की है अहमद फराज ने, बहुत सारे जो पुलिस मुकाबले हैं, फेक इनकाउंटर्स हैं, उस पर बड़ी जो डिटेल्स दी हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि कल जिस तरह पजीराई हुई उनकी किताब की और वहाँ पे जिस तरह साई साहब की खिदमत को सराहा गया, फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से साई साहब की खिदमत को सराहा, हमारे लिए तो बाइस से इज्जत है। और जिस तरह हमेशा सिटी 42 की जानब से साई साहब की खिदमत को सराहा गया है। और अब क्राइम अली साही, आपको तो बहुत मोटिवेशन भी मिलती होगी कि साई साहब। इसमें हम अली भी चुके हमारे साथ हैं इस वक्त लाइन पे, इसमें एक कमेंट जरूर करूंगा कि दुनिया मुतरफ है। अगर आप उनके हवाले से तमाम शोबा ज़िंदगी के हमारे पास रजिस्टर्स मौजूद हैं जिसमें तासरात, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत वक्त को उस वक्त भी नज़र नहीं आया कोई सिविल अवार्ड देने के हवाले से, या आज की जो गवर्नमेंट है, फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा ताल्लुक़ का इजहार किया, लेकिन कोई रिकमेंडेशन ऐसी नहीं आई कि असद साई साहब को सिविल अवार्ड दिया जाए, उनकी जो सहाफ़ती खिदमत हैं उसको तस्लीम किया जाए। और यही बदकिस्मती है कि बहुत कम जो सिविल अवार्ड्स हैं वो शोबा सहाफ़त से वाबस्ता शख्सियात को दिए जाते हैं। जो लिखारी बहुत करीब होते हैं हुकूमत के, वो तो नवाज़शात की बरसात उन पर होती है, उनको प्लॉट भी मिल जाते हैं, उनको सब कुछ मिलता है, लेकिन जो हुकूमत के नज़दीक नहीं होता उनका हशर देखें कि इसी तरह करते हैं कि इतनी दुनिया ने एक्नॉलेज किया, खुद फवाद चौधरी ने एक्नॉलेज किया, असद अली साई बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, किसी से भी आप बात करेंगे तो असद साई से जुड़े बहुत सारे वाक़यात लोग रिपोर्ट करते हैं। और बहुत सारे इस वक्त जो लोग हैं क्राइम रिपोर्टिंग में या किसी भी फील्ड में, तो वो जिक्र जरूर करते हैं कि हमने असद साई साहब से, अली साई साहब ना सिर्फ ये आपके लिए प्राउड मोमेंट होता है, मेरा सबके लिए बहुत बड़ा, मेरा बिल्कुल पॉलिटिकल रिपोर्टिंग थी वो क्राइम रिपोर्टिंग। तो जब भी उनसे बात होनी उन्होंने मशवरा देना और डिफरेंट एंगल के साथ स्टोरी को पोर्ट्रे करना। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि सिविल अवार्ड जरूर जो है वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि कम से कम शोबा सहाफ़त के वर्कर्स को दें। अली साई साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेने के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहेगा। इंशाल्लाह 11 बजे हम आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं और हमने स्मॉग के असरात पे बात करनी है, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था, चूँकि शहर में हर तरफ हमें स्मॉग ही स्मॉग नज़र आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हम बार बार आपसे शेयर भी करते हैं कि शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आलूदा तरीन शहरों में आज भी शहर जो है हमारा सर फहरिस्त है, जिसको बागों का शहर कहा जाता था। अब हो क्या रहा है, जहाँ पर स्मॉग के असरात देखने में आ रहे हैं। ऑब्वियसली एक दिन की छुट्टी बच्चों को दी जाती है मंडे की, लेकिन पूरा वीक उन्होंने स्कूल्स जाना है, कॉलेजेस जाने, यूनिवर्सिटीज़ जाने। अब मुख्तलिफ अमराज का शिकार जो है वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, स्टूडेंट्स होते चले जा रहे हैं। डॉक्टर्स पे जाएं तो वहाँ पर हमें रश ही रश नज़र आ रहा है। एहतियात किस तरह से करनी है? क्या सिर्फ मास्क का इस्तेमाल आपको स्मॉग के असरात से महफूज रख सकता है? सेकेंडली, बच्चों में अब हम देख रहे हैं जो कोविड की नई नई इकसाम सामने आती चली जा रही हैं, किस तरह से एहतियात। निज़ाम ज़िंदगी तो उसी तरह से चल रहा है, चलना भी चाहिए, कितनी देर तक आप चीज़ों को रोक सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी एहतियात है जो कि हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं ताकि आपकी ज़िंदगियों को भी हम महफूज बना सकें। सबसे पहले हम बढ़ते हैं बाहर, कोमल मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि आज मौसम की सूरत हाल और फिर स्मॉग के असरात किस कदर नुमायाँ नज़र आ रहे हैं। जी कोमल। ना हर बदलते दिन के साथ जो है वो मौसम भी बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ स्मॉग में कमी नहीं आ रही है, लेकिन फॉग में इजाफा देखने में आ रहा है। इसलिए ट्रैफिक हुकाम की जानिब से शहरों को हिदायत की जा रही है कि ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है वो फासले को यकीनी बनाया जाए और साथ ही साथ ये भी बार बार कहा जा रहा है कि फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि हादसात से बचा जा सके। जबकि स्मॉग से बचने के लिए शहरियों को बार बार ये हिदायत की जा रही है कि मास्क इस्तेमाल को जो है वो लाजमी बनाया जाए। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से आज लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ओवरऑल 305 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात जैसे
जैसे कि कोट लखपत है, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 430 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह मॉडल टाउन का जो है वो 415 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि गुलबर्ग मराताबादी रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये इलाके सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाकों में शामिल हो रहे हैं, इसलिए शहरियों को बार बार ये ताकीद की जा रही है कि मास्क इस्तेमाल को लाजमी बनाने के साथ साथ जो है वो स्मोक से बचने के लिए जो है वो ग्लासेस का भी इस्तेमाल लाजमी करें। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि शहर लाहौर का मौसम जो है वो सर्दी की तरफ गामजन है और शहर लाहौर का जो दिसंबर का मौसम है वो अपना जोबन दिखाने के लिए तैयार है। जो ही बारिशें जो शहर लाहौर में दाखिल होंगी तो सर्दी में मज़ीद शिद्दत देखने में आएगी और वहीं दूसरी जानिब जो है फोग में भी इजाफा देखने में आएगा। इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत मैं आपको बताती चलूँ तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि दिन भर मौसम जो है वो इसी तरह सर्द और खुश्क रहने वाला है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ठीक है। मौसम की सूरत हाल और फिर स्मॉग की सूरत हाल क्या है वो भी हमें कोमल ने बता दिया। अब जो लोग स्मॉग के असरात से मुतासर हो रहे हैं उनके ख्यालात क्या हैं वो भी देख लीजिए। बिल्कुल भी नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि मैं अभी शादबाग से आ रहा हूँ रास्ते में से ना, तो काफ़ी मुझे इस तरह की गाड़ियाँ, काफ़ी रिक्शे नज़र आए हैं जो बहुत ज़्यादा स्मोक मतलब कि जिनमें निकल रही थी। मैं यहाँ से आ रहा था एक एरिया से, वहाँ पे फसलें वगैरह जला रहे थे और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मेन चीज़ है हमारी जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, यहाँ से आपको पता है आलूदगी वगैरह निकलती है वहाँ से, तो मतलब ये हमारे लाहौर में इसी वजह से स्मोक भी हुई है। कुछ हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, हुकूमत को पता ही कौन नहीं, हुकूमत के में फेल है हुकूमत है। हुकूमत को बंदोबस्त नहीं कर रही, ना कोई स्मोक के बारे में ना कोई कंट्रोल ही कर रही है, ना इनको पता है। कोई एकदम बात उसके नज़र नहीं आ रहे। ऊपर से बच्चों के 3 दिन स्कूल भी बंद किए इन्होंने कहा जी हफ्ता इतवार पीर बंद रहेंगे, जिसकी वजह से वैनें नहीं चलेंगी, वैनों की वजह से जो धुआं उड़ती गाड़ियाँ हैं ये नहीं चलेंगी, जिसकी वजह से स्मोक की फ़िज़ा क्लियर होगी, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया गया। फैक्ट्रियों में धुएँ वगैरह इसकी वजह से ही, और गाड़ियों का जो है धुआं, इसको मतलब हुकूमत को चाहिए इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। हुकूमत ने तो कोई एकदम नहीं किए हैं, ज़्यादातर ना अगर स्कूल के अदारे बंद किए हैं तो फिर उसके साथ साथ फैक्ट्री। जी, तो आपने देखा जी वो लोग हैं जो कि स्मोक के असर से मुतासर हो रहे हैं और बार बार मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि कोई खातिर खा इकदाम टाइमली कम अज़ कम किए जाएं ताकि लोग जो हैं वो स्मोक के असरात से महफूज रह सकें। अब आपने कैसे महफूज अपने आप को रखना है इस पर बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर तैयबा खाबर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिम्स हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अवैस समी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ENT स्पेशलिस्ट हैं। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा आपसे आगाज़ कर लेते हैं गुफ्तगू का। आप भी बाहर से इस टाइम आई हैं, स्मॉग शहर में है और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर लाहौर आज भी सिरे फहरिस्त है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में। कितना नुकसानदेह है, हम स्पेशली आज बच्चों के हवाले से बात करेंगे। जी, ये हम भी नोटिस कर रहे हैं कि जब से एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का पुअर हुआ है तो बच्चों में सांस की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। इसमें ख़ास तौर पे जिसको हम हाइपर रिएक्टिव एयरवे कहते हैं, जिसमें बच्चे खांसी का शिकार होते हैं और ये खांसी वो है कि हफ्तों के हफ्ते चल रही है। जिन बच्चों में एस्थमेटिक टेंडेंसी है, जो दमे का शिकार हैं, उनकी भी बीमारी वर्सन हो रही है। और इसमें बहुत छोटे बच्चे यानी कुछ हफ्तों के, 6 हफ्तों के, 4 हफ्तों के, वो भी इससे महफूज नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगी, मैं कल ही कुछ रिसर्च देख रही थी और उसमें ये बात सामने आ रही है कि कोविड से इन्फेक्ट होने के चांसेस भी पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हैं। और चूंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं और हम कोविड की नेक्स्ट वेव को हमें एंटिसिपेट करना चाहिए, सारी दुनिया में आपको पता है ओमिक्रॉन जो है वो फैल रहा है, डेल्टा वेरिएंट भी चल रहा है, तो ये जो है आलूदगी वो परहैप्स इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि ये कोविड के स्प्रेड में और कोविड की सीरियसनेस में भी इजाफा करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, डॉक्टर अवैस साहब से मैं ये जानना चाहूँगी, हम अक्सर लोगों से ये सुन रहे हैं गला ख़राब है, ज़ुकाम है, क्या ये सब भी स्मॉग के असरात हैं? डॉक्टर्स पे तो रश लगा हुआ है मरीजों का। जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपने चैनल पे मदऊ करने के। बेसिकली इसमें 2-3 फैक्टर्स जो है ना वो इसमें शामिल होते हैं। एक तो ये कि हर मौसम तब्दील होने पे वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा आती हैं, पिछले सालों में भी देखी जाती हैं। चेंज ऑफ सीजन्स पे एक दूसरे के खांसने छींकने से हमें वायरल फ्लू, राइनाइटस और ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है बड़ा एक्टिव होता है इस सीज़न में। लेकिन जैसे मैडम ने अभी बताया, अब जो कंडीशन ये आ गई हुई है कि पेशेंट रूटीन की एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक से ठीक ही नहीं हो रहे और कई हफ्तों जो है उनको ट्रीटमेंट देनी पड़ रही है।
और रश बेसिकली होने की वजह ये है कि 2-3 बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं जो पेशेंट जिसके साथ आ रहे हैं। एक तो ये कि फ्लू जो है वो नॉर्मल एंटी एलर्जिक्स और इन चीज़ों से ठीक नहीं हो रहा, और उसके साथ साथ पेशेंट को फ्लू होते होते साथ साथ एस्थमा वाली सिम्टम्स जो हैं वो आना शुरू हुए, जिसमें वीज़ आना या सांस में सीटियों की सी आवाज़ें आना। दूसरी चीज़ गला ख़राब, जिसमें थ्रोट इरिटेशन, गले की इरिटेशन या थ्रोट में ख़ारिश, ये गले में ख़ारिश के साथ जो है ना बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो रात को उनको काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो सारी सारी रात जागते रहते हैं और उनको जो है ना वो सांस लेने में और गले में खुश्की, ड्राइनेस जो है वो बहुत, एयर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से। और सिलसिला तो ये है कि हमारे घरों में डस्ट इतनी ज़्यादा है, हमारे अपने बेड पिलोज़ पे, हमारे अपने बेड शीट्स पे, हमारे साइड टेबल्स पे इतनी ज़्यादा डस्ट है कि घरों के अंदर भी जो है वो इंसान जो है ना महफूज नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस जिसमें गला ख़राब और ये खांसी के साथ ये आ रहे हैं, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते फिर ज़्यादा सीरियस जैसे कॉम्प्लिकेटेड साइनोसाइटिस के साथ हमारे पास पेशेंट्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। सही, तो अब इसकी एहतियात आपने किस तरह करनी है और जो लोग इससे मुतासिर हैं उनके लिए इलाज क्या है, इस पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि आपने अब किस तरह से अपने आप को इन असरात से महफूज रखना है, जो लोग मुतासर हैं उनके लिए इलाज क्या है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, घर में लोग इलाज करना शुरू कर देते हैं और वो टाइम इतना आप जो है वो पानी जिसको कहते हैं ना सर से गुजर जाता है, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अब लोग बहुत लाइट लेना शुरू हो गए इन चीज़ों को, क्या बर वक्त जाना चाहिए हॉस्पिटल, खास तौर पे बच्चों के मामले? जी है ना, थैंक यू, आपने ये पॉइंट रेस किया। देखिए, इसमें जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर के पास पहुंचेंगे और ख़ुसूसी तौर पे बच्चों के हवाले से, और जितना छोटा बच्चा है उसमें पेरेंट्स को उतना प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। सो छोटे बच्चों का रेस्पिरेटरी रिजर्व जिसे हम कहते हैं वो बहुत कम होता है, लिहाजा आपके चैनल के तवसत से अगर बच्चों में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की अलामात शुरू हों तो उसको आप लाइटली ना लें, आप शुरू में ही अपने डॉक्टर को दिखा दें, डॉक्टर से राब्ते में रहें। दूसरी ये चीज़ है कि किसी भी बीमारी की जो हम कहते हैं इलाज से बेहतर एहतियात है, तो एहतियात एहतियात एहतियात, गैर ज़रूरी तौर पे बच्चों को एक्सपोज ना रखें। मेरे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट ही करती हूँ कि आजकल आपको पता है वेडिंग सीजन भी चल रहा है, जितने आप बच्चे को क्राउडेड जगह पे लेके जाएंगे उतने चांसेस होंगे कि वो मुख्तलिफ लोगों से वायरस कैच कर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ये वायरल यूजली इन्फेक्शंस होती हैं, वही फिर वर्सन होती हैं क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर है। तो पेरेंट्स से मेरी यही दरख्वास्त है कि खुदारा बच्चों को इन सोशल इवेंट्स में ना लेके जाएं, उनको आप ज़रा घरों के अंदर ही छोड़ें, महफूज ही उनको रखें। जितना आप एक्सपोज करेंगे उतने चांसेस हैं उनके बीमार होने के। तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि स्कूलिंग तो बच्चों की काफ़ी इफ़ेक्ट भी हुई है कोविड की वजह से। बहरहाल जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो ज़रूर, मेरा ख्याल है एजुकेशन सिस्टम चलना चाहिए, लेकिन उनके भी एहतियात, सो मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग जो हमने सीखा था 2 सालों से सीख रहे हैं, हाथ धोएं बच्चे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल। और मैं देख रही हूँ ये जो नई जनरेशन पिछले 2 सालों में आई है वो काफ़ी अवेयर भी है। सो मेरे क्लिनिक में जो बच्चे आते हैं उनका मास्क अगर इधर उधर हो जाए तो उनको फ़ौरन जल्दी होती है कि वापस वो रिप्लेस करें। इसी तरह मेरे टेबल पर जो सैनिटाइज़र पड़ा होता है वो छोटे बच्चों की तो ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स बन गई कि वो आके वो सैनिटाइज़ करते हैं, जो देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। तो ये याद रखिए कि इलाज मुश्किल है, एहतियात बेहतर है, चंद एहतियाती तदाबीर। अच्छा, फिर ये बच्चों में जो केचप, हाई कलर्ड जो डाइट्स हैं, जो जली बीन्स, खट्टी चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें, उनको अवॉइड करें। पर्टिकुलरली वो बच्चे जिनमें एस्थमेटिक टेंडेंसी है, जो दमे का शिकार हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सी दफ़ा ये चीज़ें प्रेसिपिटेट कर जाती हैं दमे को। और घरों में एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल किसी हद तक आपको बेहतर कर सकता है। दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, घरों के इर्द गिर्द प्लांटेशन करें। जो है इमिशन जो हमारी हो रही है गाड़ियों से, वो बहुत बड़ी वजह है और ये हम पे एक सोशल, और सबका हल सिर्फ एक छोटा सा है कि आप गैर ज़रूरी तौर पे बच्चों को घर से बाहर ना लेके जाएं, आप अपने बच्चों को महफूज रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, नॉर्मली हम देखते थे गला ख़राब होता था, आपने मेडिसिन ली, बहुत जल्दी ठीक हो गया। अब ये चीज़ें प्रोलॉन्ग होती चली जा रही हैं, पेरेंट्स परेशान हो गए हैं, घर में सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाते हैं, डॉक्टर्स पे ले के जाते हैं, बार बार तंग आ जाते हैं। गला ख़राब हुआ, उसके बाद आपका ज़ुकाम, फिर आंखों से पानी मुसलसल बहना जो है, ये शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। इस पर किस तरह से जो है वो इलाज आप रिकमेंड क्या करेंगे? आपको क्या मुस्तनद डॉक्टर के पास ही जाना है? देखिए, इसमें जैसे मैडम ने कहा ना कि पहली स्टेज पे तो एहतियात, प्रिवेंशन, ठीक है।
प्रिवेंशन अच्छी हुई होगी तो आपकी जो है ना वो बचत रहेगी। जब तक बारिशों का सिलसिला नहीं शुरू हो जाता तब तक एहतियात ही है जो हमें बचा सकती है। 2-3 इसमें बड़े कॉमन से और बड़े आसान अल्फाज में लोगों को समझाने के लिए मैं 2-3 जो है ना वो रेमेडीज़ बताता होता हूँ। एक तो ये जैसे आप सोशल मीडिया पे भी बताते जा रहे हैं, हाथ, मुंह और नाक को, चेहरे को धोते रहें और यानी कि वक्तन फ़वक्तन उसको साफ़ करते रहें। आँखों को बार बार जो है ना वो वॉश करते रहें। बिल्कुल, तो उनको ये एक बड़ा सिंपल सा असूल है कि आँखों को आप बार बार वॉश करते रहें, मुंह को धोते रहें, अपने हाथों को धोते रहें, जैसे कोविड के भी दिनों में हम बताते रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो चूँकि ये ड्राइनेस है, एयर क्वालिटी इंडेक्स चूँकि बहुत हाई चला गया हुआ है और पोल्यूशन हमारे घरों में तक है और ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, घरों के अंदर खुश्क मौसम है, तो आप ह्यूमिडिफिकेशन कर सकते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन के 2-3 तरीके हैं। एक तो सर्दियों का मौसम है, भाप स्टीम जो है वो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि जी आप स्टीम ले लिया करें वक्तन फ़वक्तन। ख़ास तौर पे जो एस्थमेटिक्स हैं या जिनको सिलसिला शुरू हो गया, वायरल इन्फेक्शन शुरू हो गई हुई है, उनके लिए विक्स या स्टीम वाली जो है ना वो विक्स हम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो ओल्ड एज है, जो ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते, या छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल स्टीम को टॉलरेट नहीं कर सकते, उनके लिए होता है कि हम सिंपल एक टब में एक पानी उनके कमरों में कहीं आप किसी ऐसी जगह पे जो कि एक्सेसिबल ना हो वहाँ पे आप रख दें। ये ह्यूमिडिफिकेशन ऑटोमेटिकली वेपर्स उसके जो है ना वो बनते रहते हैं और वे काफ़ी इफ़ेक्टिव इस हवाले से है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर किसी भी किस्म ज़्यादा उम्र सीधा और यंग बच्चे, इनमें किसी भी स्टेज पे अगर सांस का कहीं पे भी कोई थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो रही है, सांस में दुश्वारी हो रही है, सांस में से सीटियों की सी आवाज़ें आ रही, तो फ़ौरन जो है ना अपने ENT स्पेशलिस्ट या बच्चे हैं तो उनको अपने पेडिटिशियन को ज़रूर जो है ना वो कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसको जो है ना वो लाइटली नहीं लेना चाहिए। दूसरी ये चीज़, एक और 2-3 चीज़ें, जैसे गला खुश्क होता है, मुंह खुश्क होता रहता है, ठीक है, तो उसमें भी अगेन वही बात है कि नमक वाले पानी के गरारे, सिंपल रेमेडीज़ जो हैं वो घरों में वो बहुत इफेक्टिव रहती हैं, बजाय इसके कि हम आगे। मेरे ख्याल से वो जो सेल्फ मेडिकेशन पे हम जाते हैं उससे बेहतर ही रेमेडीज़ हैं, इनको हमें जो है वो फॉलो कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, डाइट का क्या रोल होता है? हम क्या अच्छी डाइट से भी इन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी, आपकी हाइड्रेशन अच्छी होगी, तो आप में क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। तो एक तो ये बात अंडरस्टूड है कि बच्चों की, क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ इसलिए बच्चों के हवाले से उनकी डाइट आप अच्छी रखें, खुराक अच्छी दें, हाई प्रोटीन डाइट, अंडा, कीमा, वैसे तो बैलेंस्ड होनी चाहिए लेकिन प्रोटीन्स का ख्याल रखें कि वही आपकी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कही थी, अगर आपके बच्चे को, आपको पता है बाज़ बच्चों को किसी ख़ास डाइटरी एलिमेंट से एलर्जी होती है, उनसे सांस ख़राब हो जाता है उनका, अब बच्चे ने कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक ली तो उसको काइंडली अवॉइड करें। पेरेंट्स को पता होता है क्या चीज़ बच्चे को ख़राब करनी है, तो सही डाइट दें जो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करे, गलत डाइट से इज्तनाब करें। सही, तो अच्छी डाइट ही आपके बच्चों को ऑब्वियसली, और कोविड में हमने डॉक्टर साहब ये भी बहुत सीखा है कि हमने क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ख्याल रखना है ताकि हम बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत जो है वो उसको जो है वो देख सकें। अच्छा जी, अब जिन लोगों ने बाहर जाना है, ख़ास तौर पे मुझे ये बता दीजिएगा कि मास्क का इस्तेमाल उनके लिए बेहतर है कि मास्क से ही वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं? जी बिल्कुल, मास्क किसी भी फॉर्म में, मतलब कपड़े वाला मास्क हो, बेशक दूसरा सिंपल मास्क हो, क्योंकि अब कोविड का थोड़ा सा कुछ इस वक्त थोड़ा सा लोड कम है, तो N95 मास्क वैसे भी अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहे को बहुत ज़्यादा कॉमनली, तो सिंपल मास्क वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग एक ही मास्क जो है वो कई दिन जो है ना वो यूज़ करते रहते हैं, तो वो भी इफेक्टिव नहीं है। उसकी इफेक्टिवनेस 6 से 8 घंटे है सिर्फ। जो सिंपल एक मास्क होता है वो आप, या कपड़े वाला मास्क चलें, उसको डेली आप धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो पोल्यूशन के हालात लोगों को देखा है जहाँ मर्जी मास्क रखे उसको दोबारा पहन लिया, वो एक बहुत जो है ना वो डेंजरस चीज़ है। और किसी दूसरे का मास्क पहनना तो वैसे ही एक समझ लें पूरी इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैसेज मेरा यही है कि गैर ज़रूरी बाहर निकलने से इज्तनाब करें, बच्चों को सोशल इवेंट्स पे मत लेके जाएं। और दूसरी बात जो आपने पॉइंट आउट की थी कि जो ही उनमें कोई खांसी, नज़ला अलामत ज़ाहिर हो, बहुत देर तक उसको डिले करने की बजाय ज़रा जल्दी अपने मालिज को दिखा लें ताकि कोई भी ट्रीटमेंट शुरू होनी है तो टाइमली शुरू हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर वैस, आप क्या मैसेज देना चाहें? जी, मेरा मैसेज यही है कि अपने हाथ, मुंह और नाक को रेगुलरली वॉश करते रहें, धोते रहें,
और नमक वाले पानी से आप नाक को साफ़ करते रहें। नॉर्मल सलाइन ये इसको या सेलिनेज के नाम से या जिस सिंपल डिफरेंट नॉर्मल सलाइन के सॉल्यूशंस आते हैं उससे आप नाक को, मुंह को और गले को इसमें गले नमक वाले पानी से गरारे भी कर सकते हैं। ये बड़ा इफ़ेक्टिव मेथड है स्मोक की इस यानी वबा को लड़ने यानी जब कभी भी आप घर से बाहर जा रहे हैं सिर्फ आप आकर इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप स्मोक के असरात से महफूज रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि अगर आप शूज़ की शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो हील्स जो है वो ज़बरदस्त विंटर कलेक्शन लेकर आया है। और हील्स शूज़ के बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आपको कंफर्टेबल शूज़ की तलाश है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ वेडिंग सीज़न के हवाले से भी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है, आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं और इंतहाई कंफर्टेबल। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप बहुत ही अफोर्डेबल शूज़ खरीदें तो आप हील्स पे जाकर ज़रूर विज़िट कीजिए, यहाँ पर आपकी पसंद के हर तरह की कलेक्शन मौजूद है। आप प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे ई कॉमर्स के पार्ट हैं जो कि उनके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्या है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। ई कॉमर्स एंड फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट है उस्मान खाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह की शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बताइएगा ई कॉमर्स है क्या? अच्छा देखिए, ई कॉमर्स बेसिकली इट्स वेरी इजी। कोई भी बाइंग एंड सेलिंग जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट कर रहे हैं, थ्रू वेबसाइट्स या थ्रू सोशल मीडिया आप कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वो बाइंग एंड सेलिंग ऑन इंटरनेट होती है वो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें पोटेंशियल क्या है? लोग आजकल यूज़ बहुत कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ जैसे इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है इस पर उतनी ही फिर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, फेक चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू। ये आपने बड़ी एक दुखती रख पे पाकिस्तान की हाथ लगाए। अनफॉर्चुनेटली मैं इसका फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट दोनों पार्ट्स में बताऊंगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो फ्रॉड स्कैम्स वगैरह जो हुए हैं, वो प्रोडक्ट आप कुछ ऑर्डर करते हैं मिलता कुछ और है, जिसकी वजह से वो बूम जो ई कॉमर्स इंटरनेशनली ले चुका है। इफ़ यू नो कि ई कॉमर्स की इंटरनेशनल इंडस्ट्री इस वक्त 5 खरब डॉलर्स के ऊपर, यूएस डॉलर्स के ऊपर खड़ी है और ऑन द कॉन्ट्रेरी पाकिस्तान इससे बहुत पीछे है। लेकिन फॉर्चुनेटली इसका पार्ट ये है कि ग्रोथ की पोटेंशियल अभी मौजूद है, विच मीन्स के नाउ इज़ द टाइम। ई कॉमर्स का बूम पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी आ रहा है। और ये मैं अगर आपको भी बहुत रीसेंट एग्जांपल दूं तो ये 11/11 के ऊपर लास्ट मंथ दराज जो कि पाकिस्तान के ई कॉमर्स का स्टोर है, उसने विद इन 1 आवर 66 करोड़ की सेल की थी 1 घंटे के अंदर। और इवन ये जो गुल अहमद मुझे ये बताइएगा कि हमने इसको सेफ, जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि किस तरह से इसको सेफ बनाया जा सकता है? देखें, सेफ जब भी आप बात करती हैं प्रोडक्ट के हवाले से, वो जो अर्लियर रुझान था ना सेलर्स का कि कोई भी चीज़ उठा के भेज दी उसके बाद कस्टमर सर्विस नहीं था, वो अब ख़त्म हो रहा है। तो सेलर्स खुद जो है बड़ा पॉजिटिव फीडबैक लेके चल रहे हैं। आपको पता हो अगर अमेज़ॉन पाकिस्तान के अंदर पहले भी था और बैन हुआ था इसी वजह से, बिकॉज पाकिस्तानी सेलर्स जो थे वो फ्रॉड कर रहे थे। अब वो चीज़ नहीं है, तो अब सेलर्स खुद बहुत केयरफुली आगे चल रहे हैं और वो जो शुरू वाले केसेस थे वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज ऑलरेडी। फ्रीलांसिंग के बारे में मुझे बताइएगा क्या है? अच्छा देखिए, फ्रीलांसिंग की जब हम बात करते हैं तो एनीथिंग यू डू जिसमें आप इंडिपेंडेंटली कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं आप काम, और किसी कंपनी के साथ आप एफिलिएटेड नहीं हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड नहीं, आप इंडिपेंडेंटली अपने टाइम के मुताबिक कर रहे हैं, अपनी लोकेशन में बैठे कर रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग कहलाती है। आपके पास जो क्लाइंट्स हैं वो किस तरह से फ्रीलांसिंग में आ सकते हैं? अच्छा, फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स जो हैं, जो मेजॉरिटी फ्रीलांसर्स उठा रहे होते हैं वो बड़े मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं। कुछ फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है, गूगल है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो बायर्स को सेलर्स को कनेक्ट करते हैं। हम बीइंग अ सेलर में, अगर बीइंग अ फ्रीलांसर में पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ तो वो मुझे कनेक्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, जहाँ पे भी बायर्स बैठे हुए वो उनके साथ मुझे कनेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे क्रेगलिस्ट है, ये वो हैं जो कि यूरोपियन और यूएस स्टेट्स के अंदर, यूएस में ज़्यादा चलते हैं और अमूमन फ्रीलांसर्स को इस प्लेटफॉर्म का नहीं पता होता। इट्स ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म क्रेगलिस्ट, अगर आप लोग इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वहाँ पे रेट्स भी आपको बहुत हाई मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल दूँ तो एक चीज़ जिसके आपको $10 या $15 मिलते हैं फाइवर, अपवर्क के ऊपर, उसी के आपको $250 मिल जाएगा एक जॉब का, एक दिन की जॉब का,
on Craigslist. सही, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी नाज़रीन हम चलेंगे शाहजेब की तरफ, जो कि हमें मार्केट से आज के सब्जियों के रेट बता रहे हैं। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज शहर में जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू की कीमत 40 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि पिछले दिनों में आलू की जो कीमत है वो 45 रुपये तक जा पहुंची थी। लेकिन आज प्याज की कीमत जो है वो 26 रुपये मुकर्रर की गई है सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि पहले जो है ये कीमत 30 से 35 रुपये में भी प्याज फ़रोख्त होता दिखाई दिया था। टमाटर की कीमत 80 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो जो लहसुन है चाइना का, उसकी 280 रुपये कीमत के हिसाब से आज वो फ़रोख्त किया जाएगा। धनिया जो है वो 52 रुपीज़ किलो। इसी तरह खीरा फार्मी जो है वो 73 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। अदरक की बात की जाए तो 295, 240 और इस तरह मुख्तलिफ इकसाम के अंदर ये 295 रुपीज़ किलो में भी फ़रोख्त किया जाएगा। दीगर सब्जियां जिनमें मेथी, बैंगन और बंद गोभी भी शामिल है, इनकी कीमत भी 52, 37, 32 के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। आपको बता चलूँ कि शलजम जो है उसकी कीमत 37 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट्स के अंदर बहुत सी दुकानें अभी भी ऐसी हैं जो कि सरकारी रेट लिस्ट से जो तजावुज़ करके 5 या 10 रुपये ज़्यादा चीज़ों की अशिया को। जी थैंक यू सो मच। हमारे साथ शाहजेब मौजूद है। सब्जियों की कीमतें मार्केट में क्या हैं, इससे आपके लिए आसानी हो जाती है कि अगर आप घर से निकलेंगे और आप सब चीज़ें प्लान करके निकलेंगे, आपको पता होगा रेट्स क्या हैं, तो हम यहाँ पे मौजूद होते हैं आपकी इन मुश्किलात को हल करने के लिए। इंशाल्लाह हम कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, नए मेहमानों के साथ, नए कंटेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।